हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेली की तरह वीडियो की शुरुआत करेंगे हम कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें पता नहीं होता है कि हम किस खानदान में, किस जाति में, किस धर्म में पैदा हो रहे हैं, हम अमीर घर में हैं कि गरीब घर में हैं। बट जब हम विदा होते हैं, यानी कि जब हम ओल्ड एज में हो जाते हैं, और उस समय जो भी हमारा कैरेक्टर होता है और जो भी हमारा किरदार होता है, जो भी हमारी कंडीशन होती है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। इसलिए जिस पे आपका कमांड हो, जो आप चेंज कर सकते हो, वो आपको चेंज करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए और गरीब के घर में ही मर गए तो फिर ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास पूरा मौका था, पूरे जीवन आपको ये आप कर सकते थे कि अपनी स्थिति को सुधार लीजिए। बट आप जिसमें पैदा हुए वहीं पे आप मर गए। आप जिस देश में, मान लीजिए आप इंडिया में पैदा हुए और इंडिया के बाहर कभी घूम ही नहीं पाए, तो इसमें गलती आपकी है कि आपने अपने अंदर का वो क्षमता नहीं पहचाना, अपने आप को उस लेवल पे नहीं निखारा कि आप देश दुनिया को घूम सको। तो यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो तो आप छोड़ दो, बट जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसको आप चेंज करो, उसमें सुधार लाओ और उसमें आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो। इवन आप अगर कोशिश कर रहे हो ना, अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो फिर आप बाकी लोगों से बहुत अच्छे हो, बहुत अलग हो। आप ट्राई कर रहे हो तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे। ओके, इसलिए अपने कंडीशन को, अपनी स्थिति को सही करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए, हिम्मत कभी भी मत हारिए। ओके, चलिए देखते हैं आज का हम जो डेली देखते हैं चैलेंज, आज भी वही है। क्या है? सिंपली आपको ये 5 टास्क फॉलो करना है, बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करिए और टोटल 5 में से जितना नंबर आपको मिलेगा वो कमेंट करके आप हमें बताएंगे, क्योंकि कमेंट करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा कल नंबर 2 नंबर था, आज मुझे इंप्रूव करना है, 5 नंबर पाना है। आप इसको फॉलो करिए मिनिमम 21 डेज तक, क्योंकि उसके बाद ये आपका हैबिट बन जाएगा और ये हैबिट इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बहुत बच्चों का जो तैयारी करते हैं उनका रूटीन ही नहीं होता है। आपके पास ये रूटीन रहेगा तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1% ही सफल हो रहा है इसको फॉलो करने में। तो मिल करके उस 1% में चलिए हम लोग आते हैं। ओके, तो फॉलो करिएगा। कोई भी समस्या है इससे संबंधित तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है कि भारत के 51वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। यानी कि भारत के जो 51 नंबर के न्यायाधीश बने हैं उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना। ये बने हैं 51 नंबर के न्यायाधीश हमारे भारत के। तो आपके एग्जाम में सीधे ये नंबर आ सकता है कि कौन से नंबर के वो बने हैं, 49, 50, 51, 52। तो ध्यान देना है 51 नंबर के। नाम है संजीव खन्ना। दोस्तों ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये स्थान लिए हैं D.Y. चंद्रचूड़ जी का। डी मतलब धनंजय और वाई मतलब यशवंत। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे। इनको शपथ कौन दिलवा रहा है? इनको शपथ राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। यानी कि आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी न्यायाधीश बनते हैं हमारे देश में उनको शपथ दिलवाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, जो भी न्यायाधीश बनते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है 124 का क्लाज 2। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, मतलब क्या क्या उनको काम है, सब कुछ दिया हुआ है अनुच्छेद 124 के 2 में। दोस्तों जनरली ये होता है कि जो भी न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो जो अभी D.Y. चंद्रचूड़ जी थे, इनका 65 साल पूरा हुआ है, तो अब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब बने हैं संजीव खन्ना जी। ओके, इनका भी दोस्तों बहुत लंबा टाइमलाइन नहीं है, ये भी बहुत जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे। ये 13 मई 2025 को ही इनका 65 साल पूरा हो जाएगा, तो ये भी रिटायरमेंट ले लेंगे संजीव खन्ना जी। ओके, कब तक के लिए बने हैं ये? 13 मई 2025 के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है न्यायाधीश की, अपने भारत की। तो भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया। ये भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो वो थे हरिलाल जे कानिया, पहले थे। ओके, और अगर आपको ये पूछे कि सबसे लंबे टाइम तक न्यायाधीश के पद पे कौन रहे हैं, तो वो हैं
यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका टाइमलाइन कब है? ये दोस्तों बने थे 1978 में और थे ये 1985 तक, यानी कि ये 7 साल सबसे अधिक समय तक रहने वाले हैं न्यायाधीश। ये दोस्तों उस समय हमारे देश के 16वें नंबर के बने थे न्यायाधीश, सबसे लंबे समय तक रहने वाले हैं ये। एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखिएगा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ओके, और सबसे कम यदि पूछे कि सबसे कम टाइम के लिए कौन रहे हैं, तो सबसे कम के लिए दोस्तों मात्र वो 17 दिन के लिए थे। ओके, और वो हमारे देश के 22वें नंबर के न्यायाधीश थे। उनका नाम है कमल नारायण सिंह जी। सिर्फ और सिर्फ 17 दिन के लिए थे ये न्यायाधीश। ओके, 22वें नंबर के, नाम है कमल नारायण सिंह। ये भी एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों 25 नवंबर 1991 को बने थे और 12 दिसंबर को ये रिटायरमेंट ले लिए थे, सबसे कम समय के लिए 17 दिन के लिए, कमल नारायण सिंह जी। अब ये है प्रेजेंट टाइम में 51 नंबर के जस्टिस खन्ना जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अगला है प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन से महोत्सव की बात हो रही है? प्राचीन कला महोत्सव की 2024 का। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ पे हुआ है ये? नई दिल्ली में, डी, नई दिल्ली में हुआ है ये 2024 का। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या है, क्यों किया गया है? क्योंकि इस महोत्सव में पूरा फोकस है कि मनोरंजन के साथ साथ जो भी हमारी प्राचीन कला है उसके बारे में लोगों को बताया जाए, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। तो ये जो महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई है किससे, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। बताता हूँ कैसे आ सकता है। कि ये जो महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई है एक नृत्य से, डांस से, वो है ओडिसी नृत्य। तो इस नृत्य से संबंधित महिला है, उन्हीं से ये डांस का स्टार्ट हुआ है इस महोत्सव का। तो उनका नाम है डॉक्टर रीला होता। तो अभी ये न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि डॉक्टर रीला होता का संबंध किस नृत्य से है? तो वो है ओडिसी नृत्य से। किससे है? ओडिसी नृत्य से संबंध है डॉक्टर रीला होता का। इन्हीं के द्वारा इस डांस से इसका शुरुआत किया गया है। और जो समापन हुआ है इस महोत्सव का वो हुआ है एक अलग डांस से, वो है कुचिपुड़ी नृत्य से। तो इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? तो वो यामिनी रेड्डी जी के द्वारा। तो अगर इनका नाम देकर पूछे कि इनका संबंध किस नृत्य से है तो कुचिपुड़ी नृत्य से है। ओके, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कौन कौन से हैं, किस राज्य के हैं, वो यहाँ पे आप देख लीजिए फटाफट से। तो एक है भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है दोस्तों तमिलनाडु का। ओके, उसके बाद है कथक, ये कहाँ का है? यूपी का है। और ऐसे एक और है कथकली, ये कहाँ का है? केरल का है। केरल का ही एक और फेमस है, वो है मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का ही है। और इसके बाद है उड़ीसी, तो नाम में ही है तो वो है उड़ीसा का। और एक है मणिपुरी, तो नाम में ही है, ये है मणिपुर। उसके बाद कुचिपुड़ी हमने बताया आपको, कुचिपुड़ी कहाँ का बताया हमने? आंध्रा का है। ओके, अब क्या बचा? सत्रिया, ये कहाँ का है? ये असम का है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक और अभी हाल ही में ऐड हुआ है इसमें, वो है छऊ नृत्य। ये 3 राज्यों में, एक तो उड़ीसा में, दूसरा झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, 3 राज्यों का ये है क्या? शास्त्रीय नृत्य। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना है ये भी पता होना चाहिए, और किस राज्य से संबंधित है ये भी आपको पता होना ही चाहिए। एग्जाम में ये प्रश्न आता रहता है बार बार। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? प्राचीन कला महोत्सव 2024 का कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय ने किस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे अभी भी अल्पसंख्यक का मतलब विश्वविद्यालय कहा जाएगा? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है
तो वह है दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी कि AMU। इसे ही अब दर्जा मिला है अल्पसंख्यक का। बट दोस्तों इसका इतिहास बहुत पुराना है। पहले यहाँ पे देखिए कि 1875 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। किसके द्वारा? सर सैयद, अभी चर्चा में है तो ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था, तो उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। इनके द्वारा सन 1875, ये भी पूछ सकता है कि मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। तो उस समय इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये उसका नाम था। आगे चल करके 1920 में इसको एक एक्ट के द्वारा क्या बना दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1920 के द्वारा। और अब इसी पे बात अटका हुआ है कि जब ये एक्ट के द्वारा एक बनाया गया है यूनिवर्सिटी, तो फिर ये कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है? इसी पे मतलब मैटर चल रहा है, हमें उतना डीप नहीं जाना है। बस ये ध्यान देना है कि अभी भी मतलब कोर्ट के द्वारा ये माना गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अल्पसंख्यक का यूनिवर्सिटी है, मतलब अभी भी यही माना जा रहा है। तो आपको बस ध्यान देना है कि कब इसका स्थापना हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, और ये 1920 में AMU बना था। स्टार्टिंग में उसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, बस इतना ही जानना है आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? यानी कि ये सोचिए, ये इस प्रदेश की सबसे पहली है। तो ध्यान देना है कि किस शहर में हुआ है। ये सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों ये लखनऊ में शुरू हुआ है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ओके, इसमें दोस्तों महिलाओं के लिए जो टिकट होगा उस पर 50% यानी कि आधा जो है वो छूट रहेगा। इसका उद्घाटन किया गया है योगी जी के द्वारा, यानी कि जो यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। महिलाओं के लिए 50% टिकट में आरक्षण दिया जाएगा। लखनऊ में ये शुरू हुआ है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो किसे बनाया गया है अध्यक्ष? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो बने हैं दोस्तों C तैयब इकराम जी। कौन बने हैं? तैयब इकराम जी। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये पाकिस्तान के हैं। ओके, और बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। अब बात हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। ओके, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है। इसका स्थापना हुआ था 7 जनवरी को 1924 में। कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। बट प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लुसाने में है। लुसाने किस देश में है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। तो अगर आपके ऑप्शन में पूछे हेडक्वार्टर, तो या तो लुसाने देगा या तो देश का नाम देगा। तो लुसाने किस में है? स्विट्जरलैंड देश में है। दोस्तों इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पॉल लिमने। ये थे सबसे पहले अध्यक्ष। और प्रेजेंट टाइम में कौन बने हैं? तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के हैं। ओके, तो बात हो रहा है हॉकी महासंघ का। बना था 1924 में। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 4 साल बाद 1928 में भारत इसका सदस्य बना। और इसी के साथ भारत जो है वो एशियाई देशों का सबसे पहला ऐसा मेंबर रहा है जो सदस्य बना है। यानी कि एशिया का पहला देश था जो इसका मतलब मेंबर बना 1928 में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? एक्टर सोनू सूद किस देश के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? यानी कि जो हमारे देश के सोनू सूद जी हैं वो अब किस देश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बनाए जा रहे हैं C थाईलैंड के। थाईलैंड का जो गवर्नमेंट है उसने बताया है कि हम सोनू सूद को बना रहे हैं अपने पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड ने भारत के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री देगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग आएँ और हमारे देश की इकॉनमी थोड़ी अच्छी हो, प्रगति हो, आगे बढ़े। तो थाईलैंड ने इसी के क्रम में क्या किया है? हमारे भारत के ही सोनू सूद को बनाया है पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। ओके दोस्तों, जब आप भारत का ऐसे नक्शा देखोगे, इधर अपना नॉर्थ ईस्ट है,
नॉर्थ ईस्ट के बगल में यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, और म्यांमार के यहीं पे है थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड यहीं पे है। थाईलैंड के ऊपर कौन सा देश है, यहाँ पे है लाओस। लाओस और थाईलैंड और लाओस, इधर नीचे कौन सा देश है, कंबोडिया। और इनसे ऐसे लगा हुआ एस आकार में कौन सा देश है, तो वो है वियतनाम। तो भारत से इसका आप लोकेशन भी देख सकते हो, भारत यहाँ पे है और थाईलैंड यहाँ पे है, ये है इसका लोकेशन। तो थाईलैंड के कौन बने हैं, पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी, थाईलैंड के। ओके, थाईलैंड की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है दोस्तों बैंकॉक। क्या है, बैंकॉक है। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है बाट। क्या है, मुद्रा है बाट है, और राजधानी है बैंकॉक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यानी कि ये पूरे विश्व में पहली बार ऐसा है कि लकड़ी का बना एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि नाम है लिग्नोसेट। ओके, तो किस देश ने किया है ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो दोस्तों ये किया गया है डी, जापान के द्वारा। किसके द्वारा, जापान के द्वारा। तो लकड़ी का बनाने का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि हमें चेक करना है कि अंतरिक्ष में लकड़ी की क्या संभावनाएं हैं, कब तक वो टिक पाएगा वहाँ पे, ये सब चीज़ जानने के लिए यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। ओके दोस्तों, ये जो लकड़ी है उसका नाम क्या है, उस लकड़ी का जिससे ये बना है, तो उस लकड़ी का नाम है होनोकी लकड़ी है वो। ओके दोस्तों, ये जो लकड़ी है ये -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक ये ताप को सह सकती है, इसलिए होनोकी लकड़ी से बनाया गया है ये लिग्नोसेट अंतरिक्ष यान। ओके दोस्तों, ये पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऊपर रहेगा। ओके, 6 माह तक ये वहाँ पे घूमेगा, परिक्रमा करेगा और बताएगा कि मतलब क्या वहाँ पे लोकेशन है, क्या है, कैसे है। तो बस हमें मतलब हम इससे कुछ खोजेंगे नहीं, हम इससे कुछ जानेंगे नहीं, बट हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि लकड़ी का बना उपग्रह कब तक वहाँ पे रह सकता है और कितना देर तक वो वहाँ पे क्षमता अपना प्रयोग कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दोस्तों बात हो रहा है जापान का। तो जापान की राजधानी क्या है, तो वो है टोक्यो। और दोस्तों जो जापान है, हम आपको हर बार बताते हैं कि जापान जो है वो 4 द्वीपों को मिला करके बनता है। तो सबसे ऊपर है होक्काइडो द्वीप, उसके बाद है होन्शु द्वीप, उसके बाद है शिनकोकु द्वीप और लास्ट में है क्यूशु द्वीप। तो इसमें जो होन्शु द्वीप है इसी पे बसा हुआ है इसका जो राजधानी है टोक्यो। ओके, तो कहाँ पे है, होन्शु द्वीप पे बसा है टोक्यो, जापान की राजधानी। और होन्शु और होक्काइडो इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन शुरू किया है लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट, तो वो है जापान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, तो अगला है हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर। क्या है, स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है रामचंद्र गुहा जी। क्या नाम है, रामचंद्र गुहा जी इसके लेखक है स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के। इसमें दोस्तों भारत के पर्यावरण से रिलेटेड क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसका मतलब कारण बन रहा है कि भारत का जो पर्यावरण है वो डाउन हो रहा है, उसका उपाय क्या है, ये सब इस पुस्तक में बात की गई है। इसमें मेन फोकस में रखा गया है कि जो भारत की मेन राजधानी है दिल्ली, वहीं पे इतना प्रदूषण है, तो फिर भारत भला मतलब जो भारत का जो विज़न है कि उसे विश्व गुरु बनना है, वो कैसे बनेगा जब वो अपनी राजधानी को ही स्वच्छ, सुंदर, साफ नहीं रख पा रहा है। तो ये सब चर्चा किया गया इस पुस्तक में स्पीकिंग विथ नेचर में। इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा जी। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, किस राज्य में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। किसकी बात हो रही है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ये हुआ है डी कर्नाटक में। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पे इस घड़ी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये जो घड़ी है ये
कर्नाटक का और भारत का जो वास्तविक समय में जनसंख्या होगा उसका ये डाटा बताएगा। दोस्तों ये जो घड़ी है ये हर घंटा 10 मिनट पे बताएगा कहाँ का, कर्नाटक का जनसंख्या, और हर 2 घंटे पे बताएगा ये भारत का जनसंख्या। बिल्कुल रियल अपडेट देता रहेगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये जो घड़ी है ये शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ओके दोस्तों, अभी इसका मतलब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देखे होंगे कि भारत जो है वो जनसंख्या में चीन से भी आगे निकल गया है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे वहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती जा रही है और जो हमारे पास संसाधन है वो कहीं कम न पड़ने लग जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये मुहिम स्टार्ट किया जा रहा है, सबको दिखाया जा रहा है। दोस्तों जो भारत की जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व की 1/6 है। कितना है? 1/6। अगर आप उसको परसेंट में देखोगे तो लगभग 70.78% है भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में। ओके, और सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो वो है दोस्तों यूपी में। और सबसे ये ज़्यादा बात हो रही है, और सबसे कम किस में है? तो वो है सिक्किम में। और अपने भारत की प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व यानी कि इसका मतलब ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो वो है दोस्तों 488, यानी कि 488 लोग व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व 488 है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? द्वितीय वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन किस देश में हुआ है? यानी कि ये दूसरे नंबर का वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन है। तो बताना है कि किस देश में ये हुआ है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ये हुआ है बी, नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में हुआ है। ओके, और इस सम्मेलन में बात किया गया है कि हम कैसे प्राचीन जो वैदिक ज्ञान है उसको आधुनिक ज्ञान से हम कैसे जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। दोस्तों जब आप देखोगे वैदिक काल में यानी कि प्राचीन इतिहास में, तो चारवाक आपको दिखेगा। चारवाक, उसके लेखक कौन थे? नाम उन्हीं का है, तो चारवाक। ओके, उसके बाद न्याय ग्रंथ है। ये किसको कौन लिखे हैं? गौतम जी लिखे हैं। ओके, ये एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों, इसलिए बताया जा रहा है। और ये जो योग दर्शन है, ये सब दर्शन है दोस्तों। ओके, तो ये जो योग दर्शन है इसको पतंजलि जी ने लिखा है। ओके, उसके बाद एक और है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन लिखे हैं कपिल जी। उसके बाद है ये वैशेषिक दर्शन, इसको लिखे हैं महर्षि कणाद जी। तो सोचिए हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे दर्शन हैं जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में आधुनिक विज्ञान से जोड़ करके देख सकते हैं कि हम क्या इसमें और आधुनिकता ला सकते हैं। बात हो रहा है दोस्तों वैदिक काल का, तो आपको पता ही होगा कि जब हमारे देश में भारत में आर्य आए थे तो वो उस समय ऋग्वैदिक काल कहलाता था। ये कब से कब तक था? 1500 BC से 1000 BC तक, यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही है। उसके बाद फिर शुरू हुआ था उत्तर वैदिक काल। ये शुरू हुआ था 1000 BC से, चला था 600 BC से। और जब आप देखते हो ना वैदिक काल, तो हम इसी वैदिक काल की बात करते हैं। ये सबसे अच्छा था, बहुत ही अच्छा। समाज के हिसाब से जो चीज़ होना चाहिए वो यहाँ पे था। सारा खेल गड़बड़ हुआ है। जो भी हमारे समाज में बुराइयां आई हैं वो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई हैं। जो भी ऊंच नीच, बड़ा जात छोटा जात, ये शुरू हुआ है, ये उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब आप इतिहास पढ़ोगे तो गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, ये क्यों आए थे? ये लोग इसी के काउंटर में आए थे, क्योंकि इस समय धर्म का और जाति का बोलबाला चल रहा था। उन्हीं को सबसे सुपर ऊपर माना जा रहा था। तो बौद्ध जी और जो आए थे गौतम जी, ये इन्हीं लिए आए थे कि ये जो बौद्ध का यही मेन मोटो था कि जो धर्म और जाति का वर्चस्व है इसको हमें तोड़ना है और मानवता को आगे लेकर के चलना है, यानी कि सबको समान नज़र से देखना है। इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का शुरुआत होता है उत्तर वैदिक काल के
काउंटर के लिए। ओके, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।